Assalamu alaikum dear viewers. As you know that in the previous lecture we have discussed about 10 MCQs asked in medical entrance test, especially in ETA. Now we are going to discuss the remaining MCQs asked in different medical entrance test from this particular chapter biological molecule. लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो नई व्यूअर्स है और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर और एमसीक्यूज बेस्ड लेक्चर बर वक्त मिलते रहे। डियर व्यूअर्स, हमारी कोशिश है कि जितनी भी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में अभी तक जितनी भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको चैप्टर वाइज वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करें और एक्सप्लेन करें। तो इसीलिए हमने कोशिश ही की है कि सबसे पहले तमाम ईटा के एमसीक्यूज़ और उसके बाद आपके लिए जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ है और उसके साथ ट्रिक्स को भी हम रिकॉर्ड करवाएंगे। तो लिहाजा चैनल का रेगुलर विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की जानिब। द क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोन्यूक्लियोटाइड एक्सेप्ट। ये तमाम मोनोन्यूक्लियोटाइड है लेकिन इनमें से एक मोनोन्यूक्लियोटाइड नहीं है, एएमपी, एटीपी, एडीपी और एफएडी। याद रखिए कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है दिस ऑल आर द मोनोन्यूक्लियोटाइड, मगर पर डिफरेंस इसमें सिर्फ फास्फेट की यानी फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस की है। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में 1 फास्फेट है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में 3 फास्फेट है और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में 2 फास्फेट है। अब ये तीनों मोनोन्यूक्लियोटाइड है, सिर्फ इसमें डिफरेंस फास्फेट की प्रेजेंस की है। लेकिन फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है इट इज़ द डाइन्यूक्लियोटाइड, एज द नेम इंडिकेट फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। याद रखिए कि इट इज़ ए कोएंजाइम, ये कोएंजाइम है और रिस्पायरेशन में अगर आपको क्रिब्स साइकिल याद हो तो ये सक्सेनिक एसिड से 2 हाइड्रोजन लेकर उसको ऑक्सीडाइज करके किस में, प्यूमेराइड में उसको ऑक्सीडाइज करता है या प्यूमेरिक एसिड में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीसेकेराइड एक्सेप्ट। तमाम जो है ये पॉलीसेकेराइड है लेकिन इनमें से एक पॉलीसेकेराइड नहीं है। तो ऑप्शन ए है सेलुलोज पॉलीसेकेराइड नहीं है, या ग्लाइकोजन, स्टार्च या लैक्टोज। याद रखिए कि सेलुलोज इज द पॉलीसेकेराइड, आपको पता है कि सिलवाल का जो है वो मेन कंपोनेंट है। इसी तरह ग्लाइकोजन जिसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं वो भी पॉलीसेकेराइड है यानी मेनी शुगर यूनिट से बना है। इसी तरह स्टार्च जो प्लांट जिस पाम में खुराक स्टोर करते हैं वो भी पॉलीसेकेराइड है। हाँ, लैक्टोज जो है वो पॉलीसेकेराइड नहीं है। जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में बताया कि लैक्टोज जो है ये गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से बनता है और ये डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज फूड इज रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन बाय। ग्लाइकोजन की शक्ल में खुराक कौन स्टोर करता है, प्लांट्स, एनिमल्स, साइनोबैक्टीरिया या बोथ बी एंड सी यानी एनिमल्स और साइनोबैक्टीरिया। याद रखिए कि प्लांट्स जितनी भी है वो अपनी खुराक स्टार्च की शक्ल में स्टोर करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल जितने हैं वो अपना खुराक जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं जो कि पॉलीसेकेराइड है। साइनोबैक्टीरिया जो है ये अपना खुराक साइनोपेसियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, लेकिन ये साइनोपेसियन स्टार्च जो है इट इज़ वेरी सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्च ऑफ अदर प्लांट। यही वजह है कि हम ऑप्शन डी को मुंतखब करेंगे, क्योंकि ये जो साइनोपेसियन स्टार्च है जिस फॉर्म में साइनोबैक्टीरिया अपना खुराक स्टोर करती है इट इज़ वेरी सिमिलर टू ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन की बिल्कुल नज़दीक है। दैट इज़ द रीज़न द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है
कि एनिमल्स साइनोबैक्टीरिया और इसी तरह पंजाई जो है ये अपना खुराक ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेंटर ऑफ प्रोपायरिन रिंग एंड द हेड रीजन ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑक्युपाइड बाय। ऑप्शन है आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम या पोटाशियम। याद रखिए कि प्रोपायरिन रिंग जो कि हेड रीजन ऑफ हीमोग्लोबिन में होता है उसके सेंटर में आयरन मौजूद होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज ऑफ लिपिड। इनमें से कौन सी चीज लिपिड पर मुश्तमिल है? सम हार्मोन्स, एंजाइम, स्किन टेंडेंस या इंसुलिन। तो याद रखिए इंसुलिन जो है वो तो प्राइमरी प्रोटीन है, इसी तरह स्किन टेंडेंस जो है वो भी प्रोटीन से बने हैं, एंजाइम भी प्रोटीन से बना है, लेकिन हार्मोन की जो है वो डिफरेंट केमिकल नेचर होती है। बाज़ हार्मोन अमीनो एसिड है जैसे थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन वगैरह। बाज़ हार्मोन पॉलीपेप्टाइड है जैसे एडीएच, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन वगैरह वगैरह। लेकिन बाज़ हार्मोन ऐसे हैं जो कि स्टेरॉइड्स हार्मोन है, कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरॉन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन वगैरह वगैरह। तो हार्मोन जो है वो डिफरेंट केमिकल नेचर के होते हैं और बाज़ हार्मोन जो है वो स्टेरॉइड यानी लिपिड इन नेचर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज टू हाइड्रोक्सिल आयन इन हाइड्रोजन आयन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदार के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है ये हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन में किस रफ्तार किस रेट से डिवाइड होता है, ये 2011 में पूछा गया था। तो आपने जिस तरह वाटर की दूसरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, जिस तरह की यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हाई स्पेसिफिक हीट है, इसकी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, इसी तरह वाटर की एक क्वालिटी ये भी है कि इसकी आयनाइजेशन जो है वो बहुत स्लो है, इट इज़ वेरी स्लाइडली आयनाइजिंग। इसी तरह ये रेट के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए है 1 आउट ऑफ 550 मिलियंस, 5 आउट ऑफ 550 मिलियंस, 10 आउट ऑफ 550 मिलियंस या 20 आउट ऑफ 550 मिलियंस। तो याद रखिए कि वाटर की जो आयनाइजेशन है वो 1 आउट ऑफ 550 मिलियंस मॉलिक्यूल होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी वो वेरी स्लो है। अगर 550 मिलियन यानी 550 मिलियंस अगर मॉलिक्यूल है तो उनमें से एक जो है वो आयनाइज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Now the question number 17 is how many atom of oxygen in RNA are greater than DNA? RNA में कितनी ऑक्सीजन DNA से ज़्यादा होते हैं? ये भी ईटा 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी ऑप्शन है 3 और ऑप्शन डी है 4। आपको पता है कि आरएनए में राइबोस शुगर होता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस उसको इसलिए कहा जाता है कि उसमें एक ऑक्सीजन आरएनए से यानी राइबोस शुगर से कम होती है, डीऑक्सी। सो दैट इज द रीज़न एक ऑक्सीजन जो है वो कम होती है। और इंशाल्लाह इसको हम वीडियो लेक्चर में बयान करेंगे कि राइबोस शुगर जो कार्बन नंबर 2 है उस पर ऑक्सीजन जो है एक कम होता है डीएनए में आरएनए से। सो द ऑप्शन नंबर ए यानी 1 जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टू चेन ऑफ डीएनए अकर साइड बाय साइड इन अ। ये आपको पता है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। तो इसी हवाले से 2013 में जो सवाल पूछा गया था कि जो 2 स्ट्रैंड है ये किस तरह अरेंज है, स्ट्रेट डायरेक्शन में है, पैरेलल बट स्ट्रेट, या बिल्कुल सीधे है, पैरेलल है और बिल्कुल सीधे है, और पैरेलल है और अपोजिट है, या पैरेलल है अपोजिट है एंड फोल्डेड स्पाइरली। याद रखिए कि आपने पढ़ा था कि डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड है वो पैरेलल है, एक दूसरे की अपोजिट है, यानी 3' to 5' एक चेन, अगर एक चेन 3' to 5' होगा डायरेक्शन में तो दूसरा चेन जो है वो 5' to 3' डायरेक्शन में होगा। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ गौर करें तो पैरेलल है, बिल्कुल
टू स्ट्रैंड पैरेलल है, अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है, एंड फोल्ड स्पाइरली, और आपको पता है कि वो फोल्डेड है यानी हेलिकल फॉर्म में है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल एस। डीएनए की मकदार बैक्टीरियल सेल में कितनी है, 1%, 2%, 3% या 4%। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। तो याद रखिए कि बैक्टीरियल सेल में डीएनए जो है वो 1% होता है और आरएनए जो है वो 6% होता है। इसी तरह एनिमल मेमेलियन सेल में अगर आप मेमेलियन सेल ले लें तो उसमें डीएनए 0.25% होता है और आरएनए जो है 1.1% होता है। तो लिहाजा ये दो अहम बातें आपने इसके साथ साथ याद रखनी है कि डीएनए और आरएनए जो है ये बैक्टीरियल सेल में मेमेलियन सेल से ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा परसेंटेज में होते हैं। तो मैं दोहराता चलूँ, ये जो डीएनए है ये बैक्टीरियल सेल में 1% है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह अगर आरएनए पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आरएनए जो है ये बैक्टीरियल सेल में 6% है, लेकिन ये क्वेश्चन डीएनए पर है तो डीएनए जो है ये बैक्टीरियल सेल में 1% है। इसी तरह मेमेलियन सेल में डीएनए की परसेंटेज 0.25% होती है और आरएनए की परसेंटेज 1.1% होती है। कहने का मकसद ये है कि डीएनए और आरएनए जो है ये मेमेलियन सेल में कम होते हैं एज कंपेयर टू द बैक्टीरियल सेल। So let's move to the last question. So the next question is high molecular mass compound was hydrolyzed. The product was analyzed and found to be amino acid. The compound is. ईटा 2014 में ये सवाल पूछा गया था कि एक हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड है, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बड़ा कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है यानी पॉलीमर है ये। इसको जब हाइड्रोलाइज्ड किया गया, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से उसको तोड़ा गया तो क्या हासिल हुआ, प्रोडक्ट जो थी वो अमीनो एसिड थे। तो आपके ख्याल में ये कंपाउंड क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड या विटामिन्स। तो याद रखिए कि अगर इस कंपाउंड से कोई ग्लूकोज या कोई ग्लैक्टोज हासिल होता तो हम कहते ये कार्बोहाइड्रेट है, अगर फैटी एसिड और ग्लाइसोल हासिल होता तो हम कहते लिपिड है। लेकिन इस कंपाउंड की टूटने से अमीनो एसिड हासिल हुआ है और आपको पता है कि अमीनो एसिड और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, तो ये कंपाउंड डेफिनेटली क्या होगा, प्रोटीन होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। इस चैप्टर के जो रिमेनिंग एमसीक्यूज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया हुआ होगा। तो लिहाजा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।